रॉक्स है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आप देखोगे प्रीवियस ईयर में 2 बार, रिसेंट ईयर्स में 2 बार रॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रॉक से। अब बेसिकली रॉक्स होती क्या है, तो रॉक की बहुत सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा के देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसमें रॉक की डेफिनेशन में ये लिखा है कि एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल, यानी एक या उससे अधिक खनिजों के सम्मिश्रण को चट्टान कहते हैं। और जितने भी जो साइंटिस्ट हैं जो रॉक के स्ट्रक्चर को, रॉक के टेक्सचर को, रॉक के मिनरल कॉम्पोजिशन को, रॉक के अकरेंस को, रॉक के अल्ट्रेशन को, रॉक के दूसरे रॉक के साथ रिलेशन को, ये सब बातों का जो साइंटिस्ट जो अध्ययन कर रहे हैं उनको बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट, उनको बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट, राइट। यानी स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज अ पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज अ पेट्रोलॉजी। खैर, अब इस पेट्रोलॉजी में जो साइंटिस्ट जो अध्ययन कर रहे हैं चट्टानों का, वो क्या क्या देखते हैं, मिनरल कॉम्पोजिशन देखते हैं कि कौन कौन से खनिजों का इसमें संगठन है, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, किस क्षेत्र में वो चट्टान पाई जा रही है, साथ ही साथ इसके अलावा वो चट्टान का दूसरे चट्टानों के साथ क्या संबंध है। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी इसको बोलते हैं। अब ये जो रॉक्स होती है ये हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स दोनों कैटेगरी की हो सकती हैं। सॉफ्ट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो इतनी सॉफ्ट नहीं होगी कि आप उसको एकदम प्रेस करोगे और आपके हाथों से प्रेस हो जाएगी, इतनी भी सॉफ्ट रॉक नहीं है वो। सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक में डिफरेंस है उसकी डेंसिटी को लेकर। जैसे आप इधर देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट रॉक, तो सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल है जैसे क्ले है, क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट रॉक। क्ले हो गया, सोप स्टोन हो गया जिसको सेल खड़ी कहते हैं, और उसके अलावा सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर, ये सॉफ्ट रॉक के एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट इज हार्ड रॉक? हार्ड रॉक मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आप देखोगे जैसे मान लो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, तो ग्रेनाइट और गैब्रो की डेंसिटी ज्यादा है। ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी जो रॉक्स हैं ये तो प्लूटोनिक रॉक्स है ना। ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी रॉक्स हैं ये कैसी हैं? ये प्लूटोनिक रॉक है, यानी पाताली चट्टाने हैं। और ये पाताली चट्टाने आपको इन पाताली चट्टानों को कहते हैं हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज होगी रॉक में, एक तो एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल। दूसरी बात, रॉक्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, उसके एग्जांपल बताया मैंने आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कलर। क्या सारी रॉक्स जो आप देखते हो अपने सराउंडिंग्स में उसका कलर एक जैसा है? नहीं, कलर भी, रॉक्स का जो कलर है वो वेरी करता है। रॉक का कलर किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जिन रॉक्स के मिनरल कंपोजिशन में फेल्डस्पार और क्वार्टजाइट ज्यादा है, फेल्डस्पार एंड क्वार्टजाइट ज्यादा है, उन रॉक्स का कलर मिल्की व्हाइट है। इसीलिए ऐसी रॉक्स को हम फेल्सिक रॉक्स कहते हैं, राइट। लेकिन जिन रॉक्स में आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा है, यानी जिन रॉक्स के मिनरल कंपोजिशन में आयरन और मैग्नीशियम है, ऐसी रॉक्स का कलर आपको डार्क मिलेगा। आयरन का कंटेंट है तो उस रॉक का कलर आपको लाइट नहीं होगा, उस रॉक का कलर आपको डार्क मिलेगा। ऐसी रॉक्स को बोलते हैं मैफिक रॉक्स, जिसमें मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो रॉक का कलर डिपेंड करता है उसके मिनरल कंपोजिशन पर। तीन बातें हो गई। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने कहा कि एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, अभी ये भी समझेंगे एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। तो मैंने कहा कि अगर आप देखोगे एनसीईआरटी आप अगर फॉलो करते हैं ठीक से, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो चट्टाने हैं इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब लोगों इन 2000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, बट आउट ऑफ 2000 देयर आर प्राइमरली 6 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो अधिकांशतः आपको चट्टानों में देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से वो 6 मिनरल्स कौन कौन से हैं वो जरा देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो बहुत ज्यादा मिलता है वो तो है, एक तो आपको क्वार्टजाइट, ठीक। दूसरा आप जो बहुत अधिक मिलता है वो है फेल्डस्पार। तीसरा मिलता है आपको माइका, अभ्रक जिसको हम कहते हैं। चौथा है पाइरोक्सीन, ठीक है। फिर है एक एम्फीबोल, ठीक है। क्वार्टजाइट मिल रहा है, फेल्डस्पार मिल रहा है, माइका मिल रहा है, पाइरोक्सीन मिल रहा है, एम्फीबोल मिल रहा है, और एक है ओलिवीन। तो ये मेनली 6 टाइप के मिनरल्स हैं जो आपको चट्टानों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन 6 में भी जो 2 मुख्य हैं वो क्वार्टजाइट और फेल्डस्पार।
आप देखोगे तो NCERT बुक जो 11th क्लास की है उसमें लिखा हुआ है रॉक वाले चैप्टर में कि क्वार्टजाइट और फेल्सपार ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको मैक्सिमम आपको चट्टानों में देखने को मिलते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात इसी रॉक से जुड़ी हुई है, वो है जहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा, 2025 में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने रिगार्डिंग द परमिएबिलिटी एंड द पोरोसिटी। रिगार्डिंग परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि भाई कौन कौन से ऐसे चट्टान होते हैं, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं या कौन कौन सी ऐसी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती है जिसमें पोरोसिटी होती है या परमिएबिलिटी होती है या हाई पोरस होते हैं या लेस परमिएबल होते हैं। पहले पोरोसिटी और परमिएबिलिटी का डिफरेंस होता क्या है इसको समझें। परमिएबिलिटी मतलब पानी आसानी से उस चट्टान से होकर निकल जाए बाहर, उसको बोलते हैं प्रवेश्यता। पानी उस रॉक से पानी आसानी से निकल जाए बाहर। जैसे रेत है, बजरी है, ये जो सैंड और ग्रेवल्स है, इसके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा बड़ा होता है और बहुत क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो पार्टिकल का साइज, जैसे मैंने आपको ग्रेवल और सैंड बताया, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है, क्लोजली कनेक्टेड नहीं है। तो पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से और क्लोजली कनेक्टेड ना होने की वजह से पानी आसानी से रिस कर बाहर निकल जाता है, तो पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो ये तो हो गई पारगम्यता। अच्छा, जिसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता उसको हम नॉन परमिएबल या एपरमिएबल कह देते हैं। इसके अलावा एक और शब्द इस्तेमाल होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी का कनेक्शन है छिद्रों के साथ, होल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोरोसिटी की बात करूं तो पोरोसिटी बात करता है किसकी? पोरोसिटी में पानी का बहाव। पोरोसिटी में हम बात करते हैं पानी के बहाव की। परमिएबिलिटी में बात करते हैं पानी के सोख को, पानी को सोख पा रहा है कि नहीं सोख पा रहा है। पोरोसिटी पानी का बहाव उससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वाटर का कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वाटर कितना आसानी से उससे फ्लो के बाहर जा रहा है। तो ये दो चीजें हैं, परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी। ठीक, तो कुछ ऐसे आपको रॉक्स मिलेंगे जो हो सकता है हाईली परमिएबल हो लेकिन नॉन पोरस हो। कुछ ऐसे मिल जाएंगे हो सकता है कि पोरस हो लेकिन परमिएबल ना हो, ये भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि परमिएबिलिटी, प्रवेश का मतलब होता है जिसमें पानी जो है वो आसानी से उसको सोख सके, पानी को सोख सके। जैसे स्पंज देखा है आपने ना, स्पंज क्या करता है? पानी को आसानी से सोख लेता है और जब आप उसको थोड़ा सा दबाएंगे या निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो सारा का सारे पानी उससे बाहर भी निकल जाएगा। जबकि क्ले में ऐसा नहीं होता है। क्ले में संरंध्र तो होते हैं, क्ले पोरस तो होती है। जो मृत्तिका होती है, क्ले जो है जिसको हम क्ले सॉइल कहते हैं, क्ले सॉइल में पोरोसिटी तो है लेकिन उसके पोर्स इतने छोटे हैं, इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं कि वहां से पानी बाहर नहीं निकल सकता, तो वो फिर नॉन परमिएबल हो गई। सो क्ले इज पोरस बट क्ले इज नॉन परमिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्ले इज पोरस बट क्ले इज नॉन परमिएबल। व्हाई? बिकॉज क्ले में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं, इसके लिए वजह से उससे पानी बाहर नहीं निकलता है, इसलिए उसको नॉन परमिएबल बोलते हैं, बट पोरोसिटी उसमें है। अनदर एग्जाम्पल, चॉक। चॉक परमिएबल भी है और चॉक में पोरोसिटी भी है। चॉक में परमिएबल भी है और चॉक में पोरोसिटी है, मतलब उसमें छिद्र तो है, संरंध्र तो है, लेकिन वो इतने क्लोजली कनेक्टेड नहीं है कि वो पानी को रोक ले, तो आसानी से पानी उससे निकलता है। पानी, और तुमने देखा होगा चॉक जो है पानी को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। पोरोसिटी उसमें भी है लेकिन वो पानी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमें वेरिएशन देखने को मिलता है पोरोसिटी और परमिएबिलिटी में। जैसे आप देखोगे परमिएबल, सैंडस्टोन परमिएबल है, लाइमस्टोन परमिएबल है, पारगम्यता है इसमें। चॉक भी परमिएबल है, पानी इससे आसानी से पानी को क्या कर लेती है? ये अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और चॉक में क्या है? संरंध्रता भी है, लेकिन चॉक में जो संरंध्रित जो छिद्र है ना वो इतने क्लोजली कनेक्टेड नहीं है ये पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके। लेकिन मामला बदल जाता है जब हम बात करते हैं क्ले सॉइल्स की, चीका मिट्टी की जब बात करते हैं, तब ऐसा नहीं है। जो चीका है वो बेसिकली है नॉन परमिएबल, अप्रवेश्य। क्यों अप्रवेश्य है? जबकि वो तो पोरस भी है, चॉक भी पोरस थी। चॉक जो है पोरस होने के साथ साथ परमिएबल थी, लेकिन क्ले सॉइल पोरस होने के साथ नॉन परमिएबल है। व्हाई? क्ले इज नॉन परमिएबल बिकॉज क्ले के अंदर जो छोटे छोटे जो छिद्र हैं, जो संरंध्र जिसको हम कह रहे हैं, दे आर वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड। उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है एंड हाई डेंसिटी होने की वजह से, बहुत क्लोजली कनेक्टेड होने की वजह से दे कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसलिए तुमने देखा होगा जहां चीका युक्त मिट्टी मिलती है
जहां चीका युक्त मिट्टी मिलती है वहां पर धान की खेती बड़ी आसानी से हो जाती है, धान की खेती के लिए उपयुक्त है इनफैक्ट चीका युक्त मिट्टी। समझ रहे हैं बात क्या? गन्ने की खेती के लिए भी चीका युक्त मिट्टी अप टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन मूंगफली की खेती अगर करना है, ग्राउंडनट की, अगर ग्राउंडनट का कल्टीवेशन कर रहे हैं और अगर वहां पर चीका युक्त मिट्टी है तो आपकी मूंगफली सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ग्राउंडनट के लिए हमें कैसी चाहिए? फेरिएबल सॉइल चाहिए, भुरभुरी मृदा चाहिए, फेरिएबल सॉइल। ठीक, चीका युक्त मिट्टी काम नहीं करेगी। गेहूं के लिए भी अगर बहुत ज्यादा चीका युक्त मिट्टी होगी तो वहां पर गेहूं का फसल आपका खराब हो जाएगा। तो गेहूं के लिए भी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी लोमी सॉइल होनी चाहिए, ऐसी दोमट मृदा होनी चाहिए जिसमें जल निकासी की पर्याप्त सुविधा हो, या जल निकासी, अच्छी जल निकासी हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। खैर ये तो हम एग्रीकल्चर पर आ गए, लेकिन यहां याद रखना है कि जो नॉन परमिएबल है वो क्ले सॉइल नॉन परमिएबल है लेकिन पोरस है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पॉन्ज की बात कर लेते हैं। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई हुई है ताकि ये इस बात की क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन सी परमिएबल होने के साथ साथ पोरस नहीं है या पोरस होने के साथ परमिएबल है। ठीक है, स्पॉन्ज परमिएबिलिटी हाई है, पानी को सोख लेती है, ठीक है, और पोरोसिटी भी इसकी हाई है। संरंध्र है इसमें मौजूद है, यस सर बिल्कुल मौजूद है। हम ग्रेवल्स की बात करें, बजरी और बालू की बात करें तो परमिएबल है, हाई है। बालू में तो आप पानी डाल के देखिए तुरंत सारा पानी बाहर निकल जाएगा, राइट, और इसकी पोरोसिटी भी हाई है। तो वेरी हाई परमिएबिलिटी तो बहुत ज्यादा हाई है बालू की, लेकिन साथ साथ उसकी पोरोसिटी भी हाई है। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं सर। ग्रेनाइट उधर लिखा हुआ था मैंने हार्ड रॉक, अभी लिखा हुआ है हार्ड रॉक, लेकिन जो ग्रेनाइट है वो वेरी लो परमिएबल, ग्रेनाइट वेरी लो परमिएबल, पानी को सोख नहीं सकता ग्रेनाइट। समझ में आ रही बात क्या? और साथ ही साथ वेरी लो पोरोसिटी, वेरी लो पोरोसिटी ध्यान रखना है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है हमें? बिकॉज ग्रेनाइट हार्ड रॉक्स हैं, ठीक है, और वहां पर परमिएबिलिटी भी उसकी बहुत ज्यादा हाई है और उसकी पोरोसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट किसका एग्जांपल बताया मैंने आपको? प्लूटोनिक रॉक्स का। ग्रेनाइट कैसे बना है? वॉल्केनिक इरप्शन से ग्रेनाइट बना है। यूजुअली जो बैथोलिथ रॉक्स जो मिलती हैं वहां पर आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो ग्रेनाइट में पानी अंदर जाता भी नहीं है और वो पानी को सोख भी नहीं सकता और पानी को वहां से बहाव भी नहीं हो, अनलेस एंड अनटिल कहीं पर ज्वाइंट्स ना हो, संधियां ना हो, तो उसमें पानी अंदर चला जाएगा। अगर कहीं पर संधियां हैं, ज्वाइंट्स हैं तो। एक और एग्जांपल है जैसे चौक का, मैंने आपको बताया वेरी हाई परमिएबिलिटी एंड हाई पोरोसिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस क्ले पुअर परमिएबिलिटी। मैंने आपको बताया क्ले जो है, मृत्तिका जो है, अप्रवेश्य है, लेकिन इसके विपरीत आप देखोगे तो उसकी पोरोसिटी हाई है, उसकी पोरोसिटी ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2000 शायद 24 या 25 में पूछा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। क्वेश्चन है कि शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। जो चौक है हमारे पास, चौक कैसी है? चौक एक पारगम्य है, परमिएबल है, हाईली परमिएबल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम। मैंने अभी बताया कि जो क्ले है, क्ले में परमिएबिलिटी नहीं है, क्ले में पोरोसिटी है, लेकिन क्ले नॉन परमिएबल है। तो ठीक बात है, न्यूनतम पारगम्य है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? चौक संरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर लेता है। अगर सिंपल सी बात है, जल को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है सर, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं। ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो गलत हो गया, बट दिस इज ट्रू, ये सही है। चौक संरंध्र होती है, जल अवशोषित कर लेती है। चौक तो खैर पोरोसिटी भी है, परमेबिलिटी दोनों, चौक के अंदर तो दोनों क्वालिटी है, पोरस भी है, परमेबल भी है, लेकिन क्ले में ऐसा नहीं है। क्ले पोरस तो है लेकिन क्ले नॉन परमिएबल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये वाला फॉल्स है। अब आप देखें पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही हैं, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 3 दोनों गलत हैं, फिर गलत हो गया ये, क्योंकि हमारा 2 तो सही है, 3 गलत है ना। 2 और 3 में से एक सही है, यहां तक तो बात ठीक है, सही बात है। 2 और 3 में से एक ही तो सही है, दूसरा वाला तो स्टेटमेंट आपका, मैंने दूसरा वाला तो सही है लेकिन तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और फिर वह कथन एक की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है। जो सही वाला स्टेटमेंट है हमारा, ये चौक संरंध्र होती है, जल को अवशोषित कर लेती है, क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? यस। आप देखोगे चौक एक अत्यंत पारगम्य है, पारगम के रूप में ज्ञात है, मृत्तिका एक नितांत अपारगम। तो ये जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है,
ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो सही आंसर इसका सी हो गया। अब आपको समझ में आया रॉक का इंपॉर्टेंस। अभी तक आप हो सकता है केवल इतना पढ़ते हो कि भाई सॉफ्ट रॉक क्या है, हार्ड रॉक क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स हैं, आपने वो 6 मिनरल्स का नाम याद कर लिया। लेकिन यूपीएससी ने एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन पूछा, उसने आपको ये पढ़ने के लिए मजबूर किया कि अब भाई परमिएबिलिटी और पोरोसिटी में अंतर समझो। अभी तक आप केवल परमिएबिलिटी समझ लेते थे, पोरोसिटी को उसके साथ कनेक्ट नहीं करते थे, और इसलिए ये टेबल आपके लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, यहां से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए, आगे भी बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को याद रखिए। और पहले भी जो मैंने क्लासेस ली उसमें भी आपको इसके बारे में, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।